इस इंसान को अगर दुनिया का सबसे अनलकी इंसान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव मैन था और इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी डेथ भी काफी ज्यादा पेनफुल हुई थी। ज्यादा रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी बॉडी में जो सेल्स थे वो बनना बंद हो चुके थे। लेकिन आफ्टर 1 मंथ इसकी डेथ लगभग हो ही चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया और फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन ये जिंदा होना इसके लिए शराफ ही था। इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी आइए जानते हैं। शिओची आउची, द मोस्ट रेडियोएक्टिव मैन। शिओची ओची जो कि जापान में एक जेसीओ फैक्ट्री में काम करता था और इसके साथ इसके 3 दोस्त भी काम करते थे, जोकावा और शिनोहारा। ये फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल बनाने का काम करती थी। यूरेनियम जो कि काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, माना जाता है कि उसी से ये फ्यूल बनता है। और यही मैं बता दूं कि इस जेसीओ फैक्ट्री की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जैसा कि हम लोगों ने भोपाल गैस कांड में देखा था कि उस फैक्ट्री में कैसे कॉस्ट कटिंग की जाती थी, पाइपों को बदला नहीं जाता था, सेम इस फैक्ट्री का हाल भी कुछ ऐसा ही था। हमारे घर में यूज होने वाली बकेट से यूरेनियम को इस बकेट से भर भर के उस टैंक में डालते थे जहाँ पर फ्यूल बनता है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि इस फैक्ट्री में सेफ्टी के चांसेस कितने ज्यादा कम होंगे। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें काफी ज्यादा साल हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई भी हादसा उस फैक्ट्री में नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आने वाले टाइम में नहीं होगा। बट 30 दिसंबर 1999 का वो दिन जेसीओ फैक्ट्री और स्पेशली शिओची आउची के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फैक्ट्री अपनी फ्यूल की सप्लाई चेन में काफी ज्यादा स्लो थी। तकरीबन 2 दिन के लिए वो लेट थी और वर्कर्स के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाए और आगे उन फैक्ट्रीज को दिया जाए। और इसी चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनने की जरूरत है। अब नॉर्मली इन फैक्ट्रीज में यूरेनियम को सिर्फ 5% यूज किया जाता है, लेकिन फ्यूल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना था। खतरनाक केमिकल यूरेनियम को 18% तक यूज किया गया। शिओची आउची ने क्या किया कि जो यूरेनियम का सोल्यूशन था वो अर्थ के थ्रू एक टैंक में जाता था और शिओची आउची और उसके 2 दोस्त यानी कि वो तीनों मिलके उस फ्यूल वाले टैंक में बकेट से तेजी से यूरेनियम डालना शुरू कर देते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो यूरेनियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं और अब सुबह के 10:35 हो चुके थे और अचानक उस टैंक में से ब्लू कलर की एक गैस निकलती है जो कि एक खतरनाक रेडियो एक्टिव गैस थी। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो गए थे। और नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडी 2 मिली सिल्वर रेडियो एक्टिव तक झेल सकती है, लेकिन उस दिन शिओची ओची को तकरीबन 17,000, शिनोहारा को तकरीबन 10,000 और जोकावा को तकरीबन 3,000 मिली सिल्वर रेडियो एक्टिव का सामना करना पड़ा। उस टाइम पर तो वो लोग थोड़ा सा नॉर्मल थे, उल्टी वगैरह कर रहे थे, फिर भी वो तीनों के तीनों किसी न किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। खास कुछ हुआ नहीं था, स्किन उनकी रेड हो चुकी थी और हाथों पैरों में स्वेलिंग आ चुकी थी। लेकिन उसके 2 दिन के बाद उन्हें असली पेन का सामना करना पड़ा। 2-4 दिन के बाद उसके दोनों दोस्तों ने तो दम तोड़ दिया था, लेकिन शिओची आउची अब भी जिंदा था। इतना ज्यादा रेडिएशन झेलने के बाद भी वो इंसान जिंदा था, लेकिन वो जिंदा भी कैसा था कि वो हर दिन ही मर रहा था। और यहीं से शुरू होते हैं शिओची ओची के लाइफ के सबसे पेनफुल डेज। और ये चीज हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है सेल्स से बनी है। हमारी बॉडी डेली लाखों सेल्स बनाती है और कुछ सेल्स अपने आप मर भी जाते हैं। लेकिन ये इंसान इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव हो चुका था कि इसकी बॉडी में ये सेल्स बनना बंद ही हो चुकी थी। और इसके बाद दुनिया में पहली बार किसी इंसान के ऊपर सेल ट्रांसप्लांट की सर्जरी की जाती है, लेकिन ये भी तरीका ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी स्किन पसीने के साथ साथ लिक्विड बनकर बाहर आ रही थी और उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता जा रहा था। ये जो इमेजेस आप लोग देख रहे हो जी उसी ट्रीटमेंट के दौरान शिओची ओची की क्लिक की गई थी, जो कि देखने में ही काफी ज्यादा हॉरिफाइंग लगती है। तकरीबन 1 मंथ के बाद क्या होता है कि उसकी धड़कनें धीरे
धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है और उसकी पल्स भी चलना बंद कर देती है। फैमिली के कहने की वजह से तो डॉक्टर्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देते हैं। तकरीबन तीसरे इलेक्ट्रिक शॉक के बाद उसकी हार्ट बीट चलना इससे शुरू हो जाती है, लेकिन ये जिंदा होना भी उसके लिए मरने के बराबर ही था। कोई भी इंजेक्शन वगैरह अगर उसे दिया जाता और उसकी चमड़ी के थ्रू वो बाहर आ जाता और जब डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन वगैरह लगाकर सुला देते थे उसके बाद उसकी आंखों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता था। उसकी ये हालत देखकर डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली से परमिशन मांगी कि अब अगर उसे कुछ हो जाता है उसे दोबारा से जिंदा नहीं किया जाएगा, तो उसकी फैमिली भी मान जाती है। तकरीबन 83 डेज के बाद फाइनली सी आउची ओची की डेथ हो जाती है।